हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो आज हम शुरू करेंगे हमारे शॉर्ट आंसर्स पार्ट। इससे पहले क्विक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो चीजें। ठीक है, सो शुरू करते हैं। और बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हर क्वेश्चन पे आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से जरूर ट्राई करना। सो पेन और पेपर नहीं है तो जाओ जल्दी से लेके आओ, बिकॉज हर क्वेश्चन जब खुद से सॉल्व करोगे तभी फिजिक्स का वो फील आएगा, राइट? तो शुरू करते हैं हम लोग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शॉर्ट आंसर्स। सो हमारा पहला सवाल हमसे क्या कहता है? फॉर मोस्ट ऑफ द सर्फेसेज यूज्ड इन डेली लाइफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज लेस देन 1। इज इट ऑलवेज नेसेसरी दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज लेस देन 1? अक्सर आपने देखा होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो होता है वो 1 से कम ही लिया जाता है। अक्सर सवालों में देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू जो है वो 1 से कम दिखेगा, पर क्या हमेशा ये 1 से कम होता है क्या? तो सोचना पड़ेगा, ये तो सोचना पड़ेगा, है ना? चलिए भाई, सोच लिया? ओके। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अक्सर जब आप सवाल सॉल्व करते हो तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो 1 से कम मिलता है। कहीं पे भी देख लो, म्यू का वैल्यू आपको या तो मिलेगा 0.5, 0.6, 0.98, है ना? मतलब ऐसी वैल्यूज मिलती है हमें। कभी ऐसा नहीं मिलता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 2, 5, 10, ऐसी वैल्यूज बहुत कम दिखती ही नहीं है। बहुत कम भी क्या, दिखती नहीं हमें तो ऐसी वैल्यूज। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यूज नहीं मिलती, 1 से कम वैल्यू ही मिलेगी हमेशा, 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती। तो क्या हमेशा हम ये मान ले, क्या हम ये मान ले कि हमेशा म्यू का वैल्यू 1 से कम होगा? नहीं, रुको, सुनो, ऐसा जरूरी नहीं है कि म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से कम हो। म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है। देखो, जो नॉर्मल सरफेसेस हम कंसीडर करते हैं, जो नॉर्मल हमारे काम आती है, जैसे हमारा फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, या फिर टाइल्स होगी, मार्बल हो गया, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, जिस पर हम चल सकते हैं, है ना, वहां के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू जो है वो 1 से कम होती है। लेकिन कुछ सर्फेसेस ऐसी है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा भी होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक केस आता है सिलिकॉन रबर का। ठीक है, सिलिकॉन रबर के लिए जो म्यू का वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो यहां पे तो फिर दिक्कत होगी ना। ठीक है, तो सिलिकॉन रबर के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, एक एग्जांपल जस्ट नॉलेज के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं कि सिलिकॉन रबर जो होता है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू जो है, सॉरी, वो 1 से बड़ा होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जो डेली लाइफ में सरफेसेस हम जिनसे डील करते हैं, जैसे कि हमारे घर पे कोई भी फ्लोर होगा, रादर इट इज अ टाइल, रादर इट इज अ मार्बल और एनी अदर टाइप ऑफ फ्लोर, या फिर हम रोड पे चलते हैं, या फिर आप किसी भी सीमेंटेड रोड पे चलते हैं, जो भी होता है, वहां पे आप जनरली जो डील कर रहे हो वो लेस देन 1 वाले केस से डील करते हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसा कि एक एक्सेप्शनल केस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से ज्यादा है, तो ऐसे भी एग्जिस्टेंस में है, बट हमारा इनसे काम कम पड़ता है, इनसे काम हमारा बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए अक्सर क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज मिलती है वो 1 से कम मिलती है। तो इसका यह मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा चीज हो, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे सिलिकॉन रबर एग्जाम्पल हो गया। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जिनमें कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट ज्ञान वाली बातें हैं ये। ठीक है, सो ये एके सर का ज्ञान है, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? बढ़े आगे। सो यार, लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे जो कहता है वो ये है दैट, एक मिनट रुको, क्या हो गया इसको, जस्ट वेट। Why is it easier to push a heavy block from behind than to press it on the top and push? एक ऑब्जेक्ट को जब आपको पुश करना होता है तो आप हमेशा उसको ऐसे पीछे से धक्का लगाते हो, ऐसा क्यों नहीं करते ऊपर से जाके से धक्का लगाओ इसको? तो समझो ना, जैसे तुम्हें घर पे कोई अलमारी को शिफ्ट करना है तो तुम क्या करोगे, ऐसे पीछे से अलमारी को पुश करोगे। ऐसा क्यों नहीं करते कि अलमारी के ऊपर से जाके उसको ऐसे धक्का मारे नीचे की तरफ, ऐसे की तरफ? समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? तो जरा डायग्राम बना के मैं फील दिलवा देता हूं इसका, कि अगर किसी बॉक्स को आपको मूव करना है तो आप जो फोर्स लगाते हो इट विल बी ओनली लाइक दिस, ऐसे लगाते हो। ऐसा क्यों नहीं कर देते आप लोग कि कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स जब आपको लगाना है तो आप इस पे ऐसे फोर्स लगा दो ऊपर की तरफ से, है ना, टू प्रेस इट ऑन द टॉप एंड पुश इट।
ऐसा फोर्स लगाया आपने, ऐसा फोर्स क्यों नहीं लगाया? सोचो जरा, सोचो जरा। सोच लिया? चलो भाई बताऊं क्या मैं, कैसे क्यों करते हैं हम लोग ऐसे। इवन आपने देखा होगा, आपके पास अगर कोई छोटे बॉक्सेस होते हैं तो आप उसको ऐसे नहीं करते। अगर सपोज करो आपके पास कोई बॉक्स ऐसा है जिसमें कि ये बड़ा है ना, तो ऐसा नहीं करते कि आप इसको ऐसे पुश करो, आप इसको पैर से आगे की तरफ धक्का मार देते हो, है ना। ऐसे छोटे छोटे डब्बे होते हैं तो पैर से ऐसे आगे खिसका देते हैं ना उसको, ऐसा तो नहीं करते ना, ऊपर से ऐसे धक्का मारते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते आप, ऐसे ही पीछे से ही पुश क्यों करते हो आप लोग? देखो भाई सिंपल सा रीजन है इसका बहुत ज्यादा। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो एक नॉर्मल जो फोर्स होता है उसमें अपनी वैल्यू को ऐड ऑन कर देंगे। जैसे अगर मैंने बॉडी के ऊपर से फोर्स लगाया, किसी भी बॉडी के ऊपर सपोज करो मैं ऊपर से फोर्स लगाता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा, मान लीजिए फोर्स मैंने एफ लगाया ऐसे, तो एफ का एक कंपोनेंट यहां आएगा। मान लीजिए इसने थीटा एंगल बनाया यहां पे, तो एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा यहां ऐड ऑन हो जाएगा। बॉडी का मास m है, बॉडी का मास m है, mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और एक कंपोनेंट f sin थीटा यहां पे आएगा। तो पहली बात तो ये देखो कि जब आप ऐसे फोर्स लगाते हो ऊपर से, तो उस केस में f cos थीटा mg के साथ ऐड हो जाता है, f cos थीटा mg के साथ ऐड हो जाता है। पहले के केस में हमारे पास ये mg था, ये नॉर्मल था, तो पहले के केस में तो मैं बोलता था नॉर्मल बराबर mg, पहले के केस में मैं बोलता था नॉर्मल बराबर mg, लेकिन इस बार मैं क्या बोल रहा हूं, दैट नॉर्मल बराबर mg प्लस f cos थीटा। तो पहले आपका जो फ्रिक्शन होता था म्यू mg होता था, लेकिन इस बार आपका फ्रिक्शन चेंज हो चुका होगा, है ना। तो पहले के केस में जो आपका फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता था, यानी कि म्यू mg होता था, इस बार आपका फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg प्लस एफ कॉस थीटा। सही है। तो पहले जो आपका फ्रिक्शन म्यू mg होता था, इस बार आपका फ्रिक्शन म्यू mg प्लस एफ कॉस थीटा हो गया। यानी कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका एक कंपोनेंट इस बार नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करने में यूजफुल हो गया। जो फोर्स आप लगा रहे हो उसका एक कंपोनेंट इस बार नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज करने में यूजफुल आया। यानी कि जैसे नॉर्मल का वैल्यू बढ़ गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तुम कह सकते हो ना कि भाई एफ जो है वो छोटा है एफ डैश से, एफ डैश तो बड़ा होगा बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो यानी कि mg में कुछ ऐड हुआ है। यहां पे अकेला mg था, वहां पे mg में कुछ ऐड किया है, दैट मींस f डैश बड़ा होगा f से। और अगर f डैश बड़ा है तो मुझे बताओ कहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां पे या यहां पे? यहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या यहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बोलो। डेफिनेट सी बात है यहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पार्ट। इसलिए इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं, दिस विल बी योर केस नंबर 1, दिस विल बी योर केस नंबर 2। ठीक है। सो केस नंबर 2 में आपके पास जो फ्रिक्शन आ रहा है एफ डैश है, केस नंबर 1 में जो फ्रिक्शन आ रहा है एफ है, और तुम देख सकते हो दैट एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। एफ डैश जो है वो एफ से बड़ा है। अगर एफ डैश एफ से बड़ा है तो डेफिनेटली यहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे मूव कराने के लिए, यहां कम फोर्स से काम हो जाएगा। इसीलिए इजियर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करो फ्रॉम द बिहाइंड रादर देन कि मैं ऊपर से इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, है ना, रादर देन कि मैं इसके ऊपर से ऐसे फोर्स लगाऊं। ठीक है। तो ये काम मत करना, ऐसे काम करना, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन कम लगता है तो तुम आराम से इस बॉडी को आगे ले जा सकते हो। इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो तुम्हें आगे ले जाने में दिक्कत आएगी बॉडी को। ठीक है, नोट कर लो इसको। समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को? यहां पे क्या हुआ, यहां पे सिर्फ एफ कॉस थीटा एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि आप ऊपर से फोर्स लगा रहे थे तो एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इसमें ऐड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तुम जानते हो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, तो जैसे जैसे नॉर्मल इंक्रीज होगा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। नहीं समझे? क्लियर है ना बात? नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया नोट? पक्का? बढ़े आगे? आ जाओ जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। वेल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन अ पर्सन हैज अ यूजुअल 1 किलोमीटर वॉक?
भाई अगर एक आदमी 1 किलोमीटर चलता है, एक यूजुअल वॉक कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है या कुछ कर रहा है, एक यूजुअल वॉक, ठीक है, मान लो मैं यहां से चलना शुरू करा, नॉर्मल में चल रहा हूं, जैसे कि नॉर्मल चल रहा हूं, ये 1 किलोमीटर चला मैं और यहां के रुक गया, बस हो गया यूजुअल 1 किलोमीटर वॉक। इस 1 किलोमीटर वॉक में वो कितना फ्रिक्शनल फोर्स, एवरेज फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, ये आपको बताना है। तो एक बार एक काम करो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। चलिए भाई, सोचा कुछ? देखो यार, जब कोई आदमी वॉक करता है तो हो क्या रहा है एक्चुअली, देखते हैं। ये रहा हमारा आदमी, वॉकिंग वॉकिंग है ना, अरे इसका पैर छोड़ गया, हाँ ठीक है। सो आदमी जब वॉक करता है, 1 किलोमीटर का वॉक करने जा गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ड्यूरिंग द वॉक वो एक्सेलरेट करता है क्या? मतलब एक जनरली थॉट है ये, जस्ट सोचने वाली बात है कि जब तुम वॉक करने जाते हो तो क्या तुम भागते हो क्या? नहीं, हम तो वॉक करने जा रहे हैं। वॉकिंग में बहुत अंतर है और भागने में बहुत अंतर है ना। तो हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वॉक कर रहे हैं, यानी कि वॉक करने का मतलब यह है कि हम तो नॉर्मल टहल रहे हैं। जब मैं नॉर्मली वॉक करता हूं तो ना तो मैं एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हूं, ना मैं रिटार्डेड मोशन कर रहा हूं, ठीक है, ना ही एक्सेलरेटेड मोशन है ना ही रिटार्डेड मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। सो मैं कह सकता हूं कि जब मैं यहां पे वॉक पे जा रहा था तो मैंने यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया, और जब मैं यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा हूं तो क्या कोई एक्सेलरेशन हो सकता है मेरे पास? खुद सोचो ना तुम लोग, शाम के टाइम पे खाना वगैरह खा लिया मस्ती से एकदम, उसके बाद सोचा है चलो भाई टहल के आते हैं, तो 1 किलोमीटर टहल गए। अब मैं भी तो ऐसे वॉक कर रहा हूं यार, मैं भी तो वॉक कर रहा हूं, तो मैं क्या एक्सेलरेट कर रहा हूं क्या? हाँ, वो मत बोलना सर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो आप तो, पर वो बात नहीं है, मैं सिर्फ एक सीधे डायरेक्शन में चलता हूं। तो जब मैं वॉक कर रहा हूं तो ना मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं ना मैं रिटार्ड कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हूं। तो जब मैं यूनिफॉर्म मोशन से चलता हूं तो मेरे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन आता है वो तो 0 आता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो आता है वो तो 0 आता है, और मेरे पास जो एवरेज फोर्स आता है वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज जब मेरा एक्सेलरेशन ही नहीं है तो मेरा काय का फोर्स। और ड्यूरिंग द वॉकिंग यू नो बेटर, चलने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। कैसे है जिम्मेदार वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जब तुम चलते हो, ठीक है, तो एक पैर थोड़ा बड़ा बना देता हूं क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं फ्रिक्शन की कहानी। एक पैर बड़ा बना रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें फ्रिक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। तो तुम्हारा ये एक पैर बड़ा इसलिए बनाया मैंने इस बालक का क्योंकि मैं बताना चाहता हूं फ्रिक्शन की कहानी। तो ध्यान से सुनना, क्या होता है जब चलते हैं तो ये सरफेस के रेस्पेक्ट में ये पैर जो है वो पीछे जाता है। तो सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर ये पैर पीछे जा रहा है तो सरफेस इसके ऊपर लगा देता है फ्रिक्शन आगे की तरफ। सरफेस के रेस्पेक्ट में इसका पैर पीछे जा रहा है तो सरफेस इसके ऊपर लगाता है फ्रिक्शन आगे की तरफ। यहां पे इनके बीच में कोई भी मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई साहब, क्या पैर के बीच में, क्या ये फुट और ग्राउंड के बीच में, जरा मुझे बताना, कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है? सर जी अगर कोई रिलेटिव मोशन हो गया ना तो इसका पैर पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा और ये आगे की तरफ गिर जाएगा। अगर इस फुट और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है तो ये बालक का पैर पीछे की तरफ आएगा और ये बालक आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं? कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। हम चाहते हैं कि भाई साहब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ये आगे की तरफ नहीं गिरेगा, तो क्या होगा? वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा इस केस में। तो हम चाहते हैं कि जो यहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड, वो नहीं होना चाहिए। तो ग्राउंड जो है हमारे पैर के ऊपर ऐसा फ्रिक्शन लगाता है जिससे कि वो मोशन ना कर पाए। ऐसा फ्रिक्शन जिसकी वजह से मोशन नहीं होता है, जिसकी वजह से रेस्ट पे रहते हैं, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है बेसिकली हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में, वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, तुम खुद भी देखो, जब तुम आगे बढ़ोगे तो पैर पीछे की तरफ करते हो, करके देखो एक बार इसको। जब तुम आगे बढ़ोगे पैर पीछे की तरफ करते हो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम्हारा पैर पीछे जा रहा है। ठीक है, जब तुम चलते हो तो जब तुम चलोगे तो तुम्हें नॉर्मली लगेगा नहीं, तुम बोलोगे सर हम तो पैर आगे करके चलते हैं। अरे पैर आगे करके चलते हो, फिर जब तुम आगे बढ़ते हो तो टाइम पे क्या होता है? जैसे नॉर्मली चले तो पैर तुमने आगे बढ़ाया, लेकिन जब आगे बढ़े तो ये पैर पीछे की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसे पैर रखा तुमने और आगे बढ़े। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा ये वाला जो पैर है
वो पीछे की तरफ जाएगा। और अगर पीछे की तरफ जाते वक्त बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो गया पैर और ग्राउंड के बीच में, तो तुम आगे ऐसे गिर जाओगे। समझे बात को? तो तुम आगे ऐसे गिर जाओगे। तो हमें गिरना थोड़ा ही है, हमें तो आगे बढ़ना है। तो हम चाहते हैं कि सरफेस और हमारे पैर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। तो जब हम चलते हैं तो फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। जब एवरेज फोर्स ही 0 होता है, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स भी यहां पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यूजुअल वॉक कर रहे हो 1 किलोमीटर की, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर वो बोलता ना कि यहाँ पे हाँ भाई मोशन कर रहे हैं आगे की तरफ, कोई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेड है, कुछ तो बोले यूजुअल वॉक। यूजुअल वॉक का मतलब तो वही होता है कि हाँ मस्ती से चल रहे। तो जब आप नॉर्मल चलते हो तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन विल बी 0, एवरेज फोर्स विल बी 0, और चलते फोर्स जो लगता है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। चलते टाइम पे जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। एंड यस, यू कैन से द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द 1 किलोमीटर वॉक इज 0। समझ आई बातें? पक्का ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? नोट कर लो इसको, नोट कर लेना इसको। ठीक है, इसका एक पैर बड़ा बनाया है सो दैट मैं तुम्हें फ्रिक्शन की कहानी समझा पाता। नोट कर लेना, हम नहीं चाहते कोई रिलेटिव मोशन हो। डन? पक्का? बढ़े आगे? आ जाओ जी। सो आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे कहता है, क्या कहता है? कहां गया? एक मिनट रुको। हाँ, वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ सॉलिड आइस? सॉलिड आइस पे चलना इतना डिफिकल्ट क्यों है? हाँ, सॉलिड आइस पे चलना इतना डिफिकल्ट क्यों है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ जरा, क्यों सॉलिड आइस पे चलना डिफिकल्ट है? सोच लिया? पक्का? अरे अभी जस्ट मैंने डायग्राम बनाया था, जो डायग्राम अभी मैंने बनाया उसी डायग्राम को फॉलो कर लो। जो डायग्राम मैंने अभी बनाया उसी डायग्राम को फॉलो करो। देखो जरा, बाकी सब मिटा देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। जो डायग्राम मैंने बनाया अभी उसी को फॉलो करते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे इस बार ग्राउंड नहीं है, इस बार यहां पे जो सरफेस है वो है आपकी सॉलिड आइस। सरफेस पे कौन है? हमारे सॉलिड आइस है। तो भाई जब तुम सॉलिड आइस पे चलते हो तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन है, जिसको कि म्यू इंटू एन से लिखा गया था, ठीक है, तो तुम्हारा जो फ्रिक्शन है जिसको तुमने म्यू इंटू एन से लिखा था, इस फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है, इस फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो कम हो जाता है। तो सॉलिड आइस के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इज वेरी लेस। और अगर ये बहुत कम है, अगर ये बहुत ही ज्यादा कम है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन की वैल्यू भी बहुत कम होगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी यहां पे बहुत कम है। और अगर फ्रिक्शन कम है दैट मींस यहां पे रिलेटिव मोशन को कोई नहीं रोकेगा। वो फ्रिक्शन ही था जो रिलेटिव मोशन को रोकता था। बट अगर फ्रिक्शन ही बहुत कम हो गया है तो यहां के फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर दो, क्योंकि यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो इस फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान लीजिए। और अगर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो आपके पैर और ग्राउंड सरफेस के बीच में होगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होते ही आप फिसल जाओगे और आगे गिर जाओगे जाके। फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, नेग्लिजिबल मान लिया, मैंने बोला कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लीजिए, तो आपके सरफेस और पैर के बीच में क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन आएगा। और जैसे आपके पैर और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, आप आगे जाके गिर जाओगे। सेम केस एप्लीकेबल है जब आप चलते हो और पैरों के बीच में केले का छिलका आ जाए तो। ठीक है, तो जब आप चल रहे थे, चलते चलते सामने आपने एक केले के छिलके पे पैर रख दिया, तो चलते चलते जब आप केले के छिलके पे पैर रखोगे तो तब भी यही केस एप्लीकेबल है। अरे वो कहानी वो पढ़ी थी ना तुमने, एक पोएम बचपन में, है ना, वो केला खाया, केला खा के छिलका वहीं गिराया, छिलके के ऊपर से फिर खुद ही गिर गए। तो ये वो वाली चीज है। ठीक है, तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट यही है। तो सॉलिड आइस हो, केले का छिलका हो, कुछ भी हो, यहां पे अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो गया
तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होने की वजह से आपके पैर और जो सरफेस है उसके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। एक बार करके देखो, तुम्हारे पैर को पीछे करो, तुम्हारे पैर को सरफेस पे ऐसे घिसो, थोड़ा जोर लगेगा, लेकिन अगर चलते चलते यही जल्दी से फिसल जाए पैर, तो पैर का फिसलना क्या है? पैर का फिसलना मतलब यही तो है कि रिलेटिव मोशन हो गया। अरे बोलते ना पैर फिसल गया, फिसलने का मतलब क्या है? यही तो है कि रिलेटिव मोशन हो गया है। फिसलने का मतलब क्या है? पैर एकदम से पीछे खिसक जाता है, रिलेटिव मोशन हो जाता है यहां पे, जिसकी वजह से गिर जाते हो फिर। तो ये वही बात है। तो इसीलिए दिक्कत आती है हम लोगों को बर्फ पे चलने में, ठीक है। अगर यही ग्राउंड होता, रोड होती, तो रोड पे तो फ्रिक्शन की वैल्यू अच्छी खासी होती है, वहां पे आराम आराम से चल लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहे हो ना? वो बोलते ना कि भाई पैर फिसल गया इसलिए गिर गए, वो यही हो रहा है। पैर फिसलने का मतलब है यहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से रिलेटिव मोशन हो जाता है बिटवीन द पैर एंड द सरफेस, जिसके कारण बेचारा वो आगे गिर जाता है फिर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। समझ तो आ रहा है तुम लोगों को? अरे भाई समझ तो आ रहा है ना, ऐसे क्लियर तो चलिए ना कहानी। मतलब ये नहीं कि तुम खाली बैठ के बस पॉपकॉर्न खा रहे हो, नोट करते हुए चलना साथ में चीजों को, ठीक है। ओके, सो वेल दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक अभी क्लियर हो गई है कहानी। सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो कि हमसे कहता है, कैन यू एक्सेलरेट अ कार ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड बाय पुटिंग मोर पेट्रोल इन द इंजन? कैन यू स्टॉप अ कार गोइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स? एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड पे बाय पुटिंग द मोर पेट्रोल। क्या आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हो? सॉरी मैं गलत बोल गया। एक कार है जो कि एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड पे खड़ी है, तो क्या उस कार में और पेट्रोल डाल के आप उसको वो कर सकते हो क्या? एक्सेलरेट कर सकते हो क्या? या फिर क्या किसी चलती हुई गाड़ी को आप रोक सकते हो क्या फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड पे? देखो, जब भी वो बोलता है फ्रिक्शनलेस, एक बात समझ जाओ, कोई फ्रिक्शन की बातें नहीं है यहां पे। उसने बोला फ्रिक्शनलेस, दैट मींस फ्रिक्शन विल बी जीरो। अगर वो बोलता है फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन जीरो हो चुका है। चलिए भाई, अब बात करते हैं इस पे। क्या सोचते हो तुम लोग? क्या एक्सेलरेट कर सकते हो किसी भी कार को? सोच लिया कुछ? आ जाओ भाई, कार बनाते हैं पहले तो। ये रही कार, ये बनाएंगे टायर। टायर पे ज्यादा फोकस करेंगे कार के, ठीक है। कार के टायर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज हमारे लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। सो ये कार के टायर्स, ठीक है। डन। मुझे अभी फोकस कार के टायर्स पे ही करना था, ठीक है, और सो मैंने कर लिया। अब देखो क्या होगा, यू नो बेटर कि गाड़ी का जो इंजन होता है उसका काम क्या है? गाड़ी को आगे लेके जाना? नहीं। गाड़ी का जो इंजन होता है, जो तुम गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, वो इंजन सिर्फ इन टायर्स को रोटेट करवाता है। वो इंजन सिर्फ इन टायर्स को रोटेट करवाता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। तो बचा हुआ काम, गाड़ी को आगे ले जाने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन करता है, ठीक है। तो ये जो तुम पेट्रोल डालते हो गाड़ी में, तो उससे सिर्फ गाड़ी के टायर्स रोटेट होते हैं। ये कार आगे कैसे बढ़ती है? ये बढ़ती है फ्रिक्शन की वजह से। तो आगे से एक बात का ध्यान रखना, कोई तुमसे बोले ना कि इंजन की वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है, बोला नहीं, इंजन की वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। इंजन की वजह से तो सिर्फ ये टायर्स गोल गोल घूमते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है फ्रिक्शन की वजह से। आओ बताएं कैसे। जब मैंने क्विक रिवीजन करवाया था तो तुम्हें एक कहानी बताई थी। जब क्विक रिवीजन करवाया था तो मैंने तुम्हें कहानी बताई थी। बोला था एक पॉइंट मान लीजिए, ये वाला, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो सरफेस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टायर्स तुम्हारे रोटेट कर रहे हैं तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट पीछे जा रहा था, ये पॉइंट पीछे जा रहा था। सरफेस के रेस्पेक्ट में टायर्स के ये वाले पॉइंट पीछे जा रहे थे, तो सरफेस इनके ऊपर लगाता था फ्रिक्शन आगे की तरफ। सरफेस इन पे लगाता था फ्रिक्शन आगे की तरफ, जिसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी आगे जाती थी। फिर जिसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी आगे जाती थी, तो हमने पहले ही बता दिया था कि अगर टायर रोटेट कर रहा है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। लोअर मोस्ट पॉइंट पे अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल फाइंड कि ये टायर्स का जो पॉइंट है वो पीछे की तरफ मोशन कर रहे थे। तो यहां पे मोशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, मोशन ऑफ पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, वो पीछे की तरफ था, ठीक है, वो पीछे की तरफ हो रहा था। ये रहा सरफेस हमारा,
तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट्स थे उनका जो मोशन हो रहा था वो पीछे की तरफ हो रहा था, और अगर इनका मोशन पीछे की तरफ हो रहा था तो फ्रिक्शन आगे लगा रहा था सरफेस। लेकिन इस बार कहानी बदल दी गई। ठीक है, तो यही वजह है जिसकी वजह से कार तुम्हारी आगे की तरफ मोशन कर पाती थी। यही वजह है जिसकी वजह से कार आगे की तरफ मोशन कर पाती थी। बट इस बार कहानी बदल दी गई है। इस बार कहानी चेंज कर दी और इस बार बोला गया कि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो डेफिनेटली वी नो बेटर दैट फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, पहले फ्रिक्शन क्या कर रहा था, टायर और सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा था। पहले फ्रिक्शन टायर और सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा था और ये गाड़ी को आगे लेके जा रहा था। इस बार क्या होगा, सरफेस आपकी वही रहेगी, फ्रिक्शनलेस हो जाएगी बस इस बार सरफेस, और टायर हम बना लेते हैं, रुको मैं बताता हूं कैसे होगा। ठीक है, सो यहां पे टायर बना लेता हूं मैं। सरफेस इस बार फ्रिक्शनलेस है, सरफेस इस बार कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो डेफिनेटली वी नो बेटर कि कहानी कुछ इस टाइप से जाएगी। अब ये टायर्स जो होंगे वो बस घूमते रहेंगे, टायर जो है वो सिर्फ घूमते रहेंगे, यहां पे कोई इनके रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करेगा, क्योंकि सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, यानी कि फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो चुका है। सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो चुका है, और अगर फ्रिक्शन 0 हो गया तो बस टायर यहीं पे घूमता रहेगा, गोल 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 घूमता रहेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो इसका एक्सेलरेशन 0 है उस केस में फिर, क्योंकि गाड़ी जब आगे बढ़ेगी, पहले कार रेस्ट पे थी, अब आगे बढ़ेगी तभी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ रहे हो ना, गाड़ी पहले रेस्ट पे थी, पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ तो फिर वेलोसिटी का क्या मतलब है, काहे का एक्सेलरेशन। पहले गाड़ी रेस्ट पे थी, अब वो मोशन में आई है। अब यहां पे क्या होता है, आपने पेट्रोल डाल दिया, बहुत सारा पेट्रोल डाल दिया, लेकिन सरफेस में फ्रिक्शन ही नहीं है, गाड़ी एक जगह पे ही रहेगी, अभी भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले कार रेस्ट पे थी, अभी भी कार रेस्ट पे रहेगी, बस ये टायर रोटेट होते रहेंगे, यहां पे होने दो सर, पर कार आगे मोशन नहीं करेगी। तो पहले वेलोसिटी रेस्ट पे थी, अभी भी गाड़ी आगे की तरफ जाने रही, और अगर पोजीशन में चेंज नहीं हुआ गाड़ी के, तो गाड़ी जो पहले रेस्ट पे थी आज भी वो रेस्ट पे ही रहेगी, क्योंकि पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। नहीं समझे बात को, पोजीशन में चेंज होता है तभी मोशन कहलाता है, पोजीशन में अगर चेंज होगा तभी मोशन कहलाएगा, अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो मोशन किस बात का। तो भाई जब यहां पे फ्रिक्शन जो था वो नॉन जीरो था, जब फ्रिक्शन यहां पे नॉन जीरो था उस केस में फ्रिक्शन क्या करता था, गाड़ी को आगे फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करा देता था। लेकिन जो सरफेस इस बार दे दिया है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब है कि फ्रिक्शन 0 हो गया है। फ्रिक्शन 0 होने का मतलब है कोई है ही नहीं जो इसको रोकेगा, जो इस टायर के और इसके रिलेटिव मोशन को रोकेगा। जब कोई रोकने वाला नहीं है तो टायर बस एक जगह पे घूमता रहेगा और ये गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही मतलब गाड़ी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, गाड़ी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ दैट मींस वो अभी भी रेस्ट पे है, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन 0 है। So can you accelerate a car on a frictionless horizontal road by putting more petrol in the car? No, we cannot. No, we cannot accelerate car. We cannot accelerate car without friction. ठीक है, तो बिना फ्रिक्शन के आप गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल है कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर आप ब्रेक्स लगा दें तो क्या आप गाड़ी को रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते सर। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही हमने ब्रेक्स लगाए टायर रुक जाते हैं। ठीक है, अब ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो क्या हो रहा था पहले कि जब हम एक हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहे थे, सो बेसिकली उस केस में जस्ट वेट, हाँ, तो जब आप एक हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहे थे तो क्या हुआ, जस्ट वेट अ सेकंड। ठीक है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रोड है और इस पे जब तुम चल रहे थे तो ये हमारे टायर हो गए गाड़ी के, एक टायर यहां बना लेता हूं, जस्ट फील ले लेना इसका। ठीक है, अब हो क्या रहा था एक्चुअली कि जब ये गाड़ी चल रही थी तो पहले तो रोटेशन हो रहा था, पहले तो
रोटेशन हो रहा था लेकिन आपने लगा दिए ब्रेक्स। अब जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या हुई, रोटेशन हो गया बंद। क्योंकि ब्रेक क्या करता है, गाड़ी के जो टायर है उसके रोटेशन को रोक देता है। ब्रेक क्या करता है, गाड़ी के टायर्स का जो रोटेशन हो रहा है उसको रोक देता है। और जैसे उसने रोटेशन को रोका, जैसे उसने रोटेशन को रोका, अब गाड़ी आपकी स्लाइड करेगी। ठीक है, तो जैसे ही रोटेशन को रोका अब गाड़ी स्लाइड करेगी। ठीक है, ट्रक बना लेते हैं यहां पे जो भी है। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले क्या हो रहा था, ये टायर रोटेट कर रहा था सर, पहले टायर रोटेट कर रहा था। और जैसे मैंने ब्रेक लगाया ये टायर्स का रोटेशन हो गया बंद। जैसे मैंने ब्रेक लगाया टायर्स का रोटेशन हो गया बंद। अब ये टायर्स रोटेट नहीं कर रहे, रोटेट नहीं कर रहे मतलब ये टायर्स रुक चुके हैं। बट ट्रक के पास में कोई मोशन था पहले भी? हाँ सर, पहले भी इसके पास कुछ मोशन था। अगर इसके पास मोशन था और टायर्स का रोटेशन नहीं हो रहा है तो अब ये टायर्स करेंगे स्लाइड। ये टायर्स क्या करेंगे, अब इस पे स्लाइड करेंगे। अब जैसे टायर स्लाइड करने लगते हैं तो फ्रिक्शन इसको रोक लेता था। पहले फ्रिक्शन इसको रोक लेता था, बिकॉज ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहे तो फ्रिक्शन पीछे लगता था और ये रोक लेता था इसको। ठीक है, जैसे इसका रोटेशन बंद हुआ, जैसे टायर्स का आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते टायर्स का रोटेशन रुक जाता है। ठीक है, तो गाड़ी का जो भी काम चल रहा है वो सिर्फ टायर को रोटेट करने का है। गाड़ी का जो भी काम चल रहा है वो सिर्फ टायर को रोटेट करने का है। आपने इंजन से पैडल को प्रेस किया तो टायर रोटेट करते हैं, ब्रेक लगाया तो टायर का रोटेशन रुक जाता है। टायर का रोटेशन रुका लेकिन ट्रक तो मूव कर रहा था आगे, ये गाड़ी तो मूव कर रही थी आगे, तो ये टायर अब स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। पहले क्या हो रहा था, फ्रिक्शन था, तो जैसे टायर आगे स्लाइड करने लगे फ्रिक्शन पीछे लग गया। जैसे टायर आगे स्लाइड करने लगे, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, टायर जो है वो आगे की तरफ स्लाइड करने लगे। अब पहले तो फ्रिक्शन हुआ करता था, पहले तो फ्रिक्शन होता था, तो फ्रिक्शन इसको क्या करता था, जहां जिस डायरेक्शन में वो स्लाइड हो रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता था और वो इसको रोक लेता था। बट इस बार फ्रिक्शन को कर दिया है जीरो। तो भाई साहब अगर फ्रिक्शन ही जीरो है तो फिर कौन है जो रोकेगा इसको? क्या कोई है जिसको रोक सकता है? बोलो। नहीं सर, कोई नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो कोई इसको रोकने वाला नहीं है, यानी कि ट्रक अब स्लाइड करता हुआ आगे चला जाएगा, रुकेगा नहीं, स्लाइड करता हुआ आगे चला जाएगा। तुमने पिक्चरों में देखा होगा सड़क पे ऑयल गिरा होता है तो उस पे जैसे कोई बंदा ब्रेक लगाता है तो उसकी गाड़ी फिसलती हुई जाती है, वैसे ये गाड़ी भी अभी स्लाइड करेगी, यानी फिसलती हुई चली जाएगी। ये रुकेगी नहीं, फिसलती हुई चली जाएगी, बिकॉज ये जो सरफेस आपने लिया है वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है। जो सरफेस आपने लिया था वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यानी कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो था, जिसकी वजह से अब ये आगे फिसलती हुई चली जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो नो वी कैन नॉट स्टॉप, नो वी कैन नॉट stop a car on frictionless surface by applying the brakes. ब्रेक्स लगा के फ्रिक्शनलेस सरफेस पे गाड़ी नहीं रोकी जा सकती है। तो कैसे रोकते हैं वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, कैसे रोकना है वो सब ड्राइवर जाने। ठीक है, या तो ट्रक से गाड़ी से कूद जाए या फिर जो भी उसको करना है वो करे, बट ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, सो यस वी कैन नॉट स्टॉप अ कार ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय जस्ट अप्लाइंग द ब्रेक्स। नोट कर लीजिए इसको भी। अच्छा एक काम करो, पहले उसको भी नोट कर लो, वो वाला पार्ट नोट नहीं किया तो इसको नोट करो पहले तो इसको नोट कर लो फटाफट से। कैन यू एक्सेलरेट अ कार? नो वी कैन नॉट एक्सेलरेट अ कार विदाउट अ फ्रिक्शन। सिमिलरली नो वी कैन नॉट स्टॉप अ कार विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो बिना फ्रिक्शन के गाड़ी को रोक भी नहीं सकते हो, ना ही गाड़ी को तुम एक्सेलरेट कर सकते हो। तो फ्रिक्शन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। ठीक है, तो बिना फ्रिक्शन के ना तो आप कार को रोक सकते हो ना ही कार को एक्सेलरेट कर सकते हो। ठीक है, कर लिया नोट? पक्का? बढ़े आगे? ओके जी, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस वाले पार्ट को भी नोट किया था ना तुमने? नहीं किया तो जल्दी से नोट करो, इसको नोट करो यार फटाफट से। हो गया, बहुत बढ़िया। सो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलता है, आओ देखें। स्प्रिंग फिटेड डोर्स
क्लोज्ड बाय देमसेल्फ व्हेन रिलीज। तुम्हें पता है जो दरवाजों के ऊपर एक क्लोजर आता है, उसका काम क्या है कि जैसे गेट खोला और छोड़ दिया तो वो खुद बंद हो जाता था। तो उस क्लोजर के अंदर एक स्प्रिंग लगी होती बेसिकली, ठीक है। तो दरवाजों पे तुमने देखा है स्प्रिंग फिटेड डोर्स जो होते हैं, उनको आप खोलोगे और छोड़ दोगे तो वो खुद बंद हो जाते हैं दरवाजे, ठीक है। तो ऐसे एक दरवाजा हमारे पास है जिसमें स्प्रिंग फिटेड है। तो आपको इस दरवाजे को काफी समय के लिए खोल के रखना है। जैसे 1 घंटे के लिए आपको गेट खोल के रखना है, तो ऐसा तो होगा नहीं, अब गेट को पकड़ के रखो। और क्योंकि आपका एक स्प्रिंग फिटेड डोर है तो उसको जैसे छोड़ोगे वो खुद बंद हो जाएगा। तो अब क्या है, आप इसके लिए क्या करते हो, एक आधा किलो का पत्थर रख देते हो इन फ्रंट ऑफ द डोर। हाँ, ये वाला जुगाड़ आपने सबने किया है। क्या होता है भाई कि हम दरवाजे के आगे एक पत्थर रख देते हैं जिससे कि वो बंद नहीं होता है, लेकिन अगर वो पत्थर हल्का हुआ तो वो दरवाजा बंद हो जाता है, पत्थर को खींच के ले आता है साथ में। तो अगर आपने एक ½ kg का स्टोन रखा इन फ्रंट ऑफ द ओपन डोर, इट डज नॉट हेल्प। जो स्टोन है वो स्लाइड हो जाएगा विद द डोर और डोर बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और दरवाजे के और फर्श के बीच में, दरवाजे और फर्श के बीच में 20 ग्राम का एक वुडन का पीस आपने फिट कर दिया। करते हो ना ऐसे, दरवाजे के और फर्श के बीच में गुत्ता सा घुसा देते हो, ठीक है। एक वुडन का जो ब्लॉक होता है आपने उसको फिट कर दिया, तो उस केस में डोर आपका ओपन रहता है और वो बंद नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ कि एक पत्थर उस दरवाजे को नहीं रोक पाया, लेकिन एक 20 ग्राम का, आधा किलो का पत्थर उसको नहीं रोक पाया, लेकिन एक 20 ग्राम का जो वुडन ब्लॉक था वो उस गेट को बंद होने से रोक लेता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? कितना हल्का वुड उस गेट को ओपन होने से ओपन रख लेता है और एक इतना हैवी पत्थर उसको नहीं रोक पाता है। सोचो, देखा है ना तुम लोगों ने, ऐसे एक दरवाजा होता है हमारे पास में और इस दरवाजे में यहां पे एक स्प्रिंग वाला वो क्लोजर लगा होता है। तो जब आप यहां पे एक पत्थर को रखोगे तो वो दरवाजा बंद हो जाता है और पत्थर को भी साथ में ले आता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे इस दरवाजे के और फर्श के बीच में तुम लोग एक वुडन का बॉक्स कह सकते हैं, 20 ग्राम का वुडन बॉक्स, ठीक, यहां पे फिट करके रख दीजिए। ये आपका क्लोजर है, ठीक है। ये क्या है? क्लोजर है। क्लोजर क्या होता है? बेसिकली वो स्प्रिंग फिटेड होता है और वो गेट को खुद बंद कर देता है, ठीक है। कईयों के ऊपर लगा होता है, कईयों के यहां पे लगा होता है क्लोजर, ठीक है। तो जस्ट एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, बेसिकली दरवाजे को बंद करता है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि एक पत्थर आपने लगाया, वो इस दरवाजे को रोक नहीं पाया, लेकिन एक वुडन का ब्लॉक, ये 20 ग्राम का वुडन ब्लॉक, ये इस गेट को बंद होने से रोक लेता है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरा सोच के बताओ। ये ½ kg का पत्थर नहीं रोक पाया लेकिन ये रोक पाया, ऐसा क्यों? अच्छा, हैंडल बना दूं गेट का, ये हैंडल है पे, ये गेट का हैंडल है और यहां पे से वो उसकी कनेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा फील आना है गेट का भी। चलिए भी जरा सोचो अब कैसे होगा, क्यों होगा, दिमाग लगाओ। क्या करें भाई, क्या करें यहां पे? ऐसा कैसे हो गया कि एक दरवाजा जो कि बंद हो रहा था, जब हमने ½ kg का पत्थर लगा दिया तो वो पत्थर को भी साथ में खींच के ले आता है। लेकिन अगर वहीं पे इस ग्राउंड और इस डोर और फ्लोर के बीच में, डोर और फ्लोर के बीच में एक वुडन का ब्लॉक फिट कर दिया जाए तो वो इस गेट को बंद होने से रोक लेता है। ऐसा दिमाग तुमने भी लगाया है। कई लोग जूता घुसा देते हैं बीच में, है ना। अब तुम्हारे पास वुडन ब्लॉक नहीं होगा तो क्या करोगे? जूता फिट कर दोगे। कुछ लोग क्या फिट कर देते हैं, कुछ लोग इसी पत्थर को ऐसे बीच में फिट करते हैं। तो रादर देन आप इस पत्थर को यहां पे रखो, लोग इसको इसके बीच में फिट कर देते हैं। क्यों करते हो भाई दरवाजे के बीच में फिट? हाँ, क्यों ऐसे नहीं रख देते हो? सोचा है कभी? सोचा है कभी? देखो भाई क्या होता है, जब ये दरवाजे की बात करें और इस पत्थर की बात करें, सो दरवाजा इस पत्थर को आगे लेके आ रहा है क्योंकि दरवाजा बंद होना चाहता है। समझो ये दरवाजा है, तो सपोज करो ये ऐसे बंद होता है, ये दरवाजा ये ऐसे बंद होता है। तो अगर मैंने ये दरवाजे के पास ये पत्थर रख दिया लाके, तो ये दरवाजा पत्थर को लेके आ जाता है आगे। लेकिन इसी दरवाजे के और फ्लोर के बीच में मैंने गुट्टा फंसा दिया तो ये दरवाजा आगे बंद नहीं होता। अब समझो ना, ये दरवाजा खोला ऐसे तो ये बंद हो जाता है, ऐसे दरवाजा ऐसे ओपन है, ये बंद हो जाता है। अगर मैं इस दरवाजे के सामने एक पत्थर रख दूं तो ये दरवाजा पत्थर को साथ में ले आता है। लेकिन इसी गेट के नीचे अगर मैं एक वुडन का ब्लॉक फिट कर दूं तो ये आगे नहीं आता है फिर। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वेल, जब ये दरवाजा बंद हो रहा था तो ये पत्थर को साथ में लेके आ रहा था। तो पत्थर भी कहां आ रहा है? आगे। ये पत्थर है, ये आगे आ रहा है, पत्थर आगे आ रहा है। तो जब ये पत्थर आगे आ रहा था तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन कहां था? पीछे की तरफ था।
जब ये पत्थर आगे आ रहा था तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ था। इस पत्थर पे लगने वाला जो फ्रिक्शन था, इट इज रिटन एज म्यू इंटू एन विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। ठीक है, लेकिन जब हम इस ब्लॉक 20 ग्राम के ब्लॉक की बात करते हैं तो यहां पे 20 ग्राम का ब्लॉक देखो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ऊपर से दरवाजा भी इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स डाल रहा है, क्योंकि अब आपने इस गेट और फ्लोर के बीच में इस वुडन ब्लॉक को फिट किया है। आपने क्या किया, गेट और फ्लोर के बीच में इस वुडन ब्लॉक को फिट किया। तो बहुत गलत बात है यार, बेचारे के साथ इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ये आपका फ्लोर मैं बना देता हूं नीचे की तरफ। तो आपने क्या किया, गेट और फ्लोर के बीच में इसको फिट कर दिया। तो इस बॉक्स के ऊपर देखो जरा क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो बेचारा 20 ग्राम का है, खुद का mg डिफाइन करेगा 20 इंटू 10⁻³ जी। 20 ग्राम का था, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, जी लगाया। ऊपर से इतना भारी दरवाजा, कैपिटल M मास का, दरवाजे का मास कैपिटल M मान लेते हैं, इस पत्थर का मास स्मॉल m मान लेते हैं, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m मान लिया। ठीक है, तो ऊपर से क्या होगा, जब आप इसको दरवाजे में फिट करोगे, जब आप इसको और इस बॉक्स को दरवाजे और फ्लोर के बीच में फिट करोगे, सो ऊपर से दरवाजा भी इसको पुश करेगा नीचे की तरफ, दरवाजे के साथ कांटेक्ट में है। जब भी कांटेक्ट आता है तो वी नो बेटर कि कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। जब भी दरवाजा इसके साथ कांटेक्ट में है तो एक कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, यानी कि दरवाजे और इस बॉक्स के बीच में ये कांटेक्ट फोर्स लगेगा। वो डिपेंड करता है मास ऑफ दिस दरवाजे पे। ठीक है, क्या बोले कि भाई साहब ऊपर से देखो ये जो डोर है और ये जो ब्लॉक है दोनों कांटेक्ट में है, कांटेक्ट के कारण इनके बीच में भी एक कांटेक्ट फोर्स लगता है। इस दरवाजे ने इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाया mg, कैपिटल mg, जिसकी वजह से ये इस दरवाजे के ऊपर एक फोर्स लगा देता है नॉर्मल वाला। अब mg नीचे लग रहा है, इसका खुद का मास नीचे लग रहा है, इसका मैं मास m डैश ले लेता हूं सो दैट इतनी भारी भरकम बातें नहीं लिखेंगे। m डैश g नीचे लग रहा है, तो जो ग्राउंड है इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ नॉर्मल n डैश। वहां पे फ्रिक्शन लग रहा था म्यू mg, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू m डैश g प्लस mg। ठीक है, जब आपने दरवाजे के आगे पत्थर को रखा, दरवाजे के आगे पत्थर को रखा तो पत्थर पे mg लगता है नीचे की तरफ, पत्थर पे नॉर्मल लगता है ऊपर की तरफ। लेकिन आपने इस पत्थर को दरवाजे के सामने रखा था, आपने इस पत्थर को दरवाजे के सामने रखा था, तो दरवाजे के सामने रखने से क्या हुआ, वो ऐसे था। तो दरवाजे के सामने रखने का मतलब क्या है, वो कुछ इस टाइप से बना। ठीक है, अब दरवाजे के सामने रखा है तो डेफिनेटली सी बात है दरवाजा इसको साथ में ले आएगा, लेकिन आपने इस बॉक्स को दरवाजे के नीचे रखा है, पत्थर को दरवाजे के सामने रखा, बॉक्स को दरवाजे के नीचे फिट किया है। अब जब दरवाजे के नीचे बॉक्स को फिट करोगे तो दरवाजे का खुद का mg वाला फोर्स, ठीक है, इस गेट का, इस डोर का खुद का mg फोर्स भी लगेगा ना इस ब्लॉक के ऊपर, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक्स्ट्रा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा गिवन एज mg, कैपिटल mg, जिसकी वजह से यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एज कंपेयर टू द यहां वाले फ्रिक्शन से। समझ रहे हो ना बात को, ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द ग्राउंड। पत्थर के और दरवाजे के सॉरी फ्लोर के बीच का जो फ्रिक्शन है वो वीक है एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। करके देख लेना, इसको भी करके देख सकते हो। घर पे गेट होगा, गेट के सामने एक पत्थर को रख दो, ठीक है, वो क्लोजर वाला गेट होगा तो बहुत अच्छी बात है। जो स्प्रिंग फिटेड होता है ना, जिसको खोलोगे और छोड़ दोगे तो खुद बंद हो जाता है। एक हल्का सा पत्थर रखना, इतना भारी भी मत रख देना, पता चले कि वो फ्रिक्शन ही ओवरकम नहीं कर पा रहा है ना, तो इतना भारी भी नहीं, एक नॉर्मल ओके ओके वाला पत्थर हल्का सा जो होता है, तो उसको जब आप रखोगे तो देखोगे कि यार वो गेट जो है ना पत्थर को साथ में ले आता, छोटा सा पत्थर लेकर आता, तो देखोगे कि वो गेट जो है ना पत्थर को साथ में ले आता है। लेकिन उस गेट और फ्लोर के बीच में अगर तुम कुछ कागज फंसा दो, ठीक है, इसे तो मैंने यहां पे वुडन ब्लॉक लिया है, बहुत बड़ा होता है वुडन ब्लॉक, लेकिन अगर गेट और फ्लोर के बीच में तुम कागज फंसा दोगे, एक पेपर भी फंसा दोगे, देन यू विल कम टू नो कि यार यहां पे ये गेट बंद नहीं होता है।
तो ऐसी क्या वजह है कि पत्थर इस गेट को रोक नहीं पाया, लेकिन गेट और फ्लोर के बीच में अगर मैं कुछ फंसा दूं, कागज या फिर कोई वुडन ब्लॉक जो भी हो, तो वो गेट बंद नहीं होता है फिर। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे जब आपने पत्थर को गेट के सामने रखा तो पत्थर के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा इट इज गिवन एज म्यू एम जी, वेयर एम इज द मास ऑफ द पत्थर, ठीक है। लेकिन जब आपने इस ब्लॉक को या फिर कोई पेपर को गेट और फ्लोर के बीच में फिट करा, तो यहां पे देखो गेट और इस ब्लॉक के बीच में भी कांटेक्ट फोर्स लगा, यानी कि गेट जो है ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा विच इज गिवन एज एम जी। अब इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एन डैश लगेगा वो दो फोर्सेस की वजह से लग रहा है, एक तो गेट का वेट एम जी और एक इसका खुद का वेट एम डैश जी। तो यहां पे जो फ्लोर और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लगेगा गिवन एज म्यू इंटू एन डैश, एन डैश का वैल्यू डिफाइन किया। तुम खुद समझदार हो, तुम्हें पता है वो म्यू एम जी है, ये म्यू एम डैश जी प्लस म्यू एम जी है। ये कैपिटल एम जो है वो स्मॉल एम से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि डोर है भाई, ऐसे हल्का फुल्का थोड़ी होता है। एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम, ऑल्सो हियर एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम डैश। तो डेफिनेटली सी बात है, इससे तो लाख गुना बड़ा होगा वो, लाख मतलब जस्ट बोलने वाली बात है। सो एफ डैश जो होगा वो बड़ा होगा एफ से, एफ डैश जो है वो बड़ा होगा एफ से, क्योंकि वहां पे जो एम कैपिटल एम था वो स्मॉल एम से बड़ा है। तो यहां पे कैपिटल एम एड ऑन में आ रहा है, कैपिटल एम एड ऑन में आ रहा है, एम डैश में ये ऐड हो रहा है, एम डैश में ये ऐड हो रहा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो एम जी से तो बड़ी है। तो एफ डैश बड़ा होगा एफ से, यानी कि ये ब्लॉक जो है इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द फ्लोर, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहां पे, हियर ड्यू टू वेट ऑफ द डोर normal n dash between the floor and the block, between floor and block increases, due to which friction between the friction between block and the floor increases. ठीक है, तो ब्लॉक और फ्लोर के बीच का जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, बट ऐसा यहां पे नहीं होता है, क्योंकि पत्थर को आपने गेट के सामने रखा है। अगर इस पत्थर को भी नीचे गेट के नीचे फंसाया होता तो बात अलग थी। पत्थर को तुमने गेट के सामने रखा है, तो यहां पे तो नॉर्मल आपका एम जी के बराबर ही होगा, बट यहां का नॉर्मल अलग है, यहां का नॉर्मल आपका एम डैश जी प्लस एम जी के बराबर है। तो इसी डिफरेंस है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसलिए वो हल्का सा ब्लॉक 20 ग्राम का ब्लॉक गेट को रोक लेता है, लेकिन ये आधे किलो का पत्थर भी गेट को नहीं रोक पाया, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है। तो तुम समझ लो ना फ्रिक्शन की ताकत। फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग चीज है यार, उसको हल्के में मत लो। फ्रिक्शन की ताकत बहुत खतरनाक है, इसको अगर सीरियसली लोगे तो समझ आएगी कहानी, हल्के में मत लेना उसको। ठीक है, हो गया नोट, समझ आ गई ना बातें। ये बॉक्स को गेट के नीचे फंसाया है, पत्थर को गेट के सामने रखा है, तो ये बात क्लियर कर लेना, पत्थर गेट के सामने है, ब्लॉक गेट के नीचे फंसाया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। वेल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज एज फॉलोज, जिसमें बोला गया है अ ग्लास इज कवर्ड विद अ प्लास्टिक कार्ड एंड अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द कार्ड। ये तो सबने किया होगा। द कार्ड इज गिवन अ क्विक स्ट्राइक एंड द कॉइन फॉल्स इन द ग्लास। तो पहला पार्ट बोलता है शुड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द कार्ड एंड द कॉइन बी स्मॉल और लार्ज। सेकेंड पार्ट बोलता है शुड द कॉइन बी लाइट और हैवी। थर्ड पार्ट बोलता है व्हाई डज द एक्सपेरिमेंट फेल इफ द कार्ड इज जेंटली पुश्ड। तो यार ये वाला एक्सपेरिमेंट तुमने सभी ने किया होगा, नहीं किया है तो ये भी कर सकते हो खुद से। एक पानी का गिलास लेना, उसके ऊपर प्लास्टिक का कार्ड रख देना, इसके ऊपर तुम एक काम करो, एक कॉइन रख दो। ये कॉइन रख दिया। अब जैसे एक सडन जर्क या फिर बोलो एक क्विक क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोले उसको, स्ट्राइक, है ना, जैसे कैरम बोर्ड में करते हो ना तुम, स्ट्राइक करते हो, वैसे इसको एक क्विक स्ट्राइक दो यहां से ऐसे, ठीक है। तो जैसे आपने क्विक स्ट्राइक दिया, यू विल फाइंड कि ये कार्ड जो है ये तो बाहर निकल जाता है और ये कॉइन जो है पानी में गिर जाता है। देखा होगा ना ये पार्ट तो इसमें बोल रहा है कि ऐसे केसेस में जब ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये जो कॉइन है और ये जो कार्ड है, इसके बीच का फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? क्या वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कॉइन और कार्ड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम होना चाहिए फिर वो ज्यादा होना चाहिए? बताओ भाई। अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर मैं इस कार्ड को एक क्विक स्ट्राइक यानी कि एक फोर्स लगा देता हूं, फटाफट से जोर से फोर्स लगा दो कम टाइम के लिए, अ बिग फोर्स विद अ स्मॉल टाइम, इंपल्स भी होता है ऐसे तो ये, तो अगर आपने इसको ऐसे क्विक स्ट्राइक दिया तो ये कार्ड आगे चला जाता है और ये कॉइन पानी में गिर जाता है। तो यहां पे बस यही पूछना चाहता है कि भाई साहब बस मुझे इतना बता दो कि इनके बीच में, कॉइन और कार्ड के बीच का फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? क्या वो ज्यादा होना चाहिए या फिर वो कम होना चाहिए? बताओ, क्या वो ज्यादा होना चाहिए या फिर वो कम होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे हिसाब से तो कम होना चाहिए। सो ए वाला पार्ट कहता है हियर म्यू शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल। क्यों भाई? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा होगा तो फ्रिक्शन बिटवीन कार्ड एंड कॉइन कम होगा, ठीक है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द कार्ड एंड द कॉइन विल बी स्मॉल, और अगर ये फ्रिक्शन छोटा हुआ तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा। देन देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कार्ड एंड कॉइन, ठीक है। तो अगर यहां पे फ्रिक्शन छोटा हो गया इनके बीच में तो कार्ड और कॉइन के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। कॉइन के रेस्पेक्ट में कार्ड आगे चला जाएगा, कार्ड के रेस्पेक्ट में कॉइन पीछे चला जाएगा और पानी में गिर जाएगा। अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता, अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता तो उस केस में पता है क्या होता? फिर अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता तो एक कॉइन जो है कार्ड के साथ चला जाता। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन स्ट्रांग होता तो ये कॉइन जो है कार्ड के साथ चला जाता, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर देता। अभी इनके बीच का फ्रिक्शन छोटा है तो इनके बीच रिलेटिव मोशन हो सकता है। कॉइन के रेस्पेक्ट में कार्ड आगे जा सकता है, कार्ड के रेस्पेक्ट में कॉइन पीछे जा सकता है। इनके बीच अगर रिलेटिव मोशन होगा तो कार्ड आगे चला जाएगा, कॉइन वहीं रह जाएगा और वो पानी में गिर जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन को छोटा होना चाहिए, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी छोटा होना चाहिए। इसकी वजह से यहां पे क्या होगा? देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द कार्ड एंड द कॉइन एंड कार्ड विल गो फर्दर। विदाउट टेकिंग द कॉइन, ठीक है। तो कार्ड जो है वो फर्दर मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड मूव कर जाएगा विदाउट टेकिंग द कॉइन, कॉइन को लिए बिना ही वो आगे चला जाएगा अकेले। ए पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा ए वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो। अगला पार्ट वो हमसे पूछता है कि कॉइन को हैवी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए? कॉइन को हैवी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए? देखो यार, मैंने तो फ्रिक्शन की कहानी के हिसाब से बताया है। कॉइन हैवी हो लाइट हो क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो हैवी होगा तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अगर लाइट हुआ तो कार्ड के साथ निकल जाएगा। समझ लो ना, कार्ड और कॉइन के बीच का जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कॉइन के वेट पे भी, बिकॉज कार्ड जो है कॉइन के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा एंड जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे तो कहानी टिकी हुई है आके। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी तो मैटर करता है कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है। इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स डिपेंड करता है कॉइन के मास पे। अगर कॉइन का मास ज्यादा है तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा है, नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। कॉइन का मास कम है, ऐसा ही कुछ कहानी बनेगी, तो नॉर्मल कम हो जाएगा और वो कॉइन हल्का, जो नॉर्मल कम होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होगी। तो इसके हिसाब से तो कॉइन को लाइट होना चाहिए, है ना। तो कॉइन अगर लाइट हुआ वो तो साथ में निकल जाएगा, कॉइन हैवी होना चाहिए फिर तो ये वाली कहानी बोल सकते हो तुम लोग। वैसे देखा जाए तो मास पे डिपेंड नहीं करती पिक्चर,
कॉइन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इट विल बी लाइक, कैसे लगेगा चलो मैं बताता हूं। हो गया, हो गया, ठीक है। देखो यार कॉइन कैसा होना चाहिए, देखो फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी से हिसाब से देखा जाए तो कार्ड आगे जा रहा है कॉइन के रेस्पेक्ट में और कार्ड के रेस्पेक्ट में कॉइन पीछे जा रहा है। तो कॉइन के ऊपर जब फ्रिक्शनल फोर्स डिफाइन करा तो इट विल बी लाइक दिस, ये फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से इसके पास आता है एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से इस कॉइन के पास आता है एक्सेलरेशन। एंड आई मस्ट से कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो यहां पे जो कॉइन का एक्सेलरेशन आ रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, बिकॉज ये म्यू और जी पे डिपेंड करता है। म्यू मैं पहले बोल चुका हूं कम ले लेना, जिसकी वजह से जो होगा एक्सेलरेशन इसका कम आएगा, यानी कि आगे कम मूव करेगा। समझ रहे ना बात को? कार्ड के रेस्पेक्ट में कॉइन पीछे जा रहा था, कार्ड के रेस्पेक्ट में कॉइन का मोशन पीछे हो रहा था, तो कॉइन पे फ्रिक्शन आगे लग गया। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए का वैल्यू म्यू जी आता है, यानी कि कॉइन का जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू जी, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। म्यू का वैल्यू मैंने पहले बोल दिया कम ले लेना, क्योंकि म्यू का वैल्यू अगर कम होगा तो कॉइन का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड वाला कम होगा और कॉइन बेचारा पीछे रह जाएगा, कार्ड आगे निकल जाएगा, कॉइन पीछे रह जाएगा। नहीं समझे बात को? सिंपल सी कहानी है कि कॉइन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है, पहली बात तो देखो, तो कॉइन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज यही फ्रिक्शनल फोर्स इस कॉइन को आगे एक्सेलरेट करवाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह लगा म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए का वैल्यू मिला म्यू जी, यानी कि कॉइन आगे की तरफ एक्सेलरेट करता था इतने एक्सेलरेशन से। क्या ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है? पहली बात तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, म्यू कम होना चाहिए। म्यू कम होगा तो इफ म्यू इज लेस दैट मींस एक्सेलरेशन भी लेस होगा, यानी कि कॉइन आगे इतना नहीं जाएगा जितना ये कार्ड जा सकता है। ठीक है, समझना बात को, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कम हुआ तो कॉइन आगे इतना ज्यादा नहीं जाएगा जितना कार्ड चला जाएगा। जितनी स्पीड से कार्ड आगे जाएगा उतनी स्पीड से कॉइन आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए वो कॉइन गिर जाता है। तो तुमने देखा होगा कॉइन एग्जैक्टली नीचे ना गिर के थोड़ा सा साइड में गिरता है, यहां पे थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन तो आएगी ना, तो वो थोड़ा सा आगे, मतलब आगे जाएगा लेकिन वो नीचे गिर जाएगा, वो आगे इतना आगे नहीं जा पाता है कि कार्ड के साथ ही आगे निकल जाए ना। तो हमने क्या बोला कि कॉइन का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है म्यू जी, और मैं पहले बोल चुका हूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आपको छोटा लेना है कि, और अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को छोटा लिया तो कॉइन का जो एक्सेलरेशन है आगे की तरफ वो कम होगा। कम होने का मतलब यह है कि कार्ड के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। कार्ड के रेस्पेक्ट में कॉइन का एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से कॉइन इतनी स्पीड से आगे नहीं जा पाता है जितनी स्पीड से कार्ड चला गया। तो वो क्या होता है, बेचारा यही रह जाता है, कार्ड आगे निकल जाता है, तो वो थोड़ा सा आगे आके गिर जाता है यहां पे। फिर तो आपका सेकंड वाला पार्ट क्या बोलता है, शुड द कॉइन बी लाइट और हैवी? वैसे इसका आंसर ये होता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ठीक है, डजंट मैटर कि कॉइन लाइट है या हैवी है, उसको तो सिर्फ मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है कॉइन का कोई एक्सेलरेशन यहां पे। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द कॉइन। मास ऑफ द कॉइन से कोई लेना देना नहीं है यहां पे, इसका मास ऑफ द कॉइन से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो पहले ए पार्ट नोट कर लिया, अब बी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। बी वाला पार्ट क्या बोलता है कि यार भाई साहब कॉइन लाइट होगा या हैवी होगा? तो मैंने बोला कॉइन पे लगता है फ्रिक्शनल फोर्स रिटन एज म्यू एम जी। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कॉइन करता है एक्सेलरेशन, तो कॉइन का जो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है इट इज रिटन एज म्यू जी, और ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो ये क्या हो जाएगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये इसमें तुम्हें पहले भी बता चुका था। थर्ड वाला केस क्या बोलता है, आओ उसकी चर्चा करते हैं। थर्ड वाला केस कहता है, व्हाई डज द एक्सपेरिमेंट फेल इफ द कार्ड इज जेंटली पुश्ड? पहले तो तुमने फटाफट से एक स्ट्राइक मारा, कार्ड निकल गया, कॉइन नीचे गिर गया। अब कार्ड को जरा धीरे धीरे लेके जाओ। कार्ड को अगर आप धीरे धीरे आगे लेके जाओगे तो कॉइन साथ में चलेगा। ये क्या बात हुई सर? कार्ड को अगर आप धीरे धीरे आगे लेके जाते हो तो कॉइन आगे धीरे धीरे चलता है। क्यों भाई? क्योंकि सर कॉइन का एक्सेलरेशन भी तो कम है। आ जाओ यहां पे, आओ बताता हूं। सो देखो, इफ म्यू इज लेस, ये पहले ही बोल चुका हूं म्यू कम होना चाहिए। म्यू अगर कम है तो कार्ड कॉइन का जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा। और अब बोलता है थर्ड केस, इफ कार्ड इज पुश्ड जेंटली, कार्ड को अगर आप पुश करते हो जेंटली यानी प्यार से, धीरे धीरे,
जेंटली की स्पेलिंग देख लें एक बार। हाँ सही है, ठीक है। अगर कार्ड को पुश करते हो जेंटली, यानी कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कम है। अब इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हो, अब धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हो, कम वैल्यू का फोर्स लगाएंगे ना। अब अगर आप धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हो तो धीरे धीरे फोर्स लगाने की वजह से जो कार्ड का एक्सेलरेशन है वो कॉइन के एक्सेलरेशन के साथ मैच कर सकता है। अगर आप कार्ड पे फोर्स लगाते हो तो कार्ड का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड, वो कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन के साथ में। एंड इन दैट केस कॉइन जो है आपका कार्ड के साथ ही आगे चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इस टाइम पे हैवी हो चुका है। यहां पे फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ गया, क्योंकि इतने टाइम तक अगर वो कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन का वैल्यू स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। इतने टाइम तक अगर ये दोनों कांटेक्ट में थे तो फ्रिक्शन का वैल्यू स्ट्रांग हुआ है, और अब फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ चुका है विद अ स्ट्रॉन्गर वैल्यू, तो वो कॉइन को साथ में लेके चलेगा। दो बातें मैं बता रहा हूं यहां पे। पहली चीज ये कि अगर आप कार्ड को पुश करते हो जेंटली, यानी कि अब आप धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हो, अब जब आप धीरे धीरे उसको फोर्स लगा रहे हो तो कार्ड आगे बढ़ता है धीरे धीरे। जेंटली पुश करने का मतलब क्या है, अब कार्ड को आप एकदम से क्विक स्ट्राइक नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे आगे पुश कर रहे हो। जब आप कार्ड को स्लोली आगे पुश करते हो तो कार्ड का जो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है, कार्ड का जो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन ए डैश है वो कम हो गया है। पहले तो आपने एक क्विक स्ट्राइक मारा, क्विक स्ट्राइक मारने से फटाक से कार्ड आगे चला जाता है, यानी कार्ड का एक्सेलरेशन, इस कार्ड का एक्सेलरेशन कॉइन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा था, इसलिए बेचारा कॉइन यहीं रह गया, कार्ड आगे निकल गया। अब आप क्या कर रहे हो, कार्ड को पुश कर रहे हो जेंटली। जैसे आप धीरे धीरे कार्ड को आगे पुश करते हो तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड जो है ए डैश, वो ऑलमोस्ट कॉइन के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। यानी दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे। अब तो इस केस में दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, और यस इस केस में कॉइन नीचे नहीं गिरेगा। देखो भाई ये वाली बात तो समझ आती है मुझे कि कॉइन का एक्सेलरेशन कम होगा। कॉइन का एक्सेलरेशन कम इसलिए है बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने कम लिया है। थर्ड केस बोलता है कि अगर आपने कार्ड को जेंटली पुश करा, अगर आपने कार्ड को जेंटली पुश करा, जेंटली पुश करने का मतलब है अब मैं धीरे धीरे इस कार्ड को आगे लेके जा रहा हूं। कार्ड जब धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ेगा तो कार्ड का जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलमोस्ट कॉइन के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सो इन दैट केस देयर विल बी नो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द कार्ड एंड द कॉइन, 0 हो जाएगा। कार्ड और कॉइन का कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है यहां पे। इस केस में ये कह सकते हैं बोथ विल मूव टुगेदर, बोथ विल मूव टुगेदर। तो हम कह सकते हैं ऐसे केसेस में दोनों साथ में जा सकते हैं। तो हां भाई होता है ऐसा, जब वो स्लोली आगे जाता है तो इसका एक्सेलरेशन, कार्ड का जो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। पहले तो फटाक से आगे जा रहा था, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन था, अभी स्लोली जा रहा है, एक्सेलरेशन कम हो गया। कार्ड का फॉरवर्ड एक्सेलरेशन कम हो गया, कॉइन का ऑलरेडी फॉरवर्ड एक्सेलरेशन कम ही था, तो बेचारे कॉइन का जो एक्सेलरेशन था आगे की तरफ ए और वो ए डैश लगभग बराबर हो गए, यानी कि अब दोनों साथ में चलेंगे। फिर तो साथ में चलेंगे तो ये कॉइन जो है फिर गिरता नहीं है। तो भाई एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो जाता है अगर कार्ड को जेंटली पुश करते हो। तो कार्ड को अगर जेंटली पुश करा तो कॉइन पानी में नहीं गिरेगा, कॉइन कार्ड के साथ चला जाएगा और आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, ये वाला पार्ट तो नोट कर ही लिया था तुम लोगों ने, उसके अलावा इसको जरूर नोट कर लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? समझ आ गई कहानी क्या है? सिंपल है ना, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? यस। सो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है? कैन अ टग ऑफ वॉर बी एवर वॉन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्या कभी टग ऑफ वॉर जीता जा सकता है? टग ऑफ वॉर कौन सा गेम है तुम्हें पता होगा, तुमने अक्सर देखा होगा कि दो टीम होती है, एक होती है रेड वाली टीम, एक होती है ब्लू वाली टीम, है ना? ये तो मैं बस ऐसे बता रहा हूं, रेड वाली टीम और ब्लू वाली टीम, तुम्हें पता है कौन कौन सी टीम होती है। दोनों एक रस्सी को पकड़ के खींचते हैं अपने पास और देखा जाता है कि भाई कौन जीत सकता है। तो यहां पे ये रस्सी जो होती है, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं यहां पे, ये फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये जो रस्सी है इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है।
ठीक है। सिमिलरली यहां पे ब्लू टीम किसी भी टीम होती है, और ये भी क्या करती है, इधर से पुल करती है इसको, ठीक है। सो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दो टीम होती है, वो एक रस्सी को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं, और जिसने रस्सी को अपनी तरफ खींच लिया, बीच में एक मार्कर बना होता है, बीच में एक मार्कर बना होता है, और बोलते हैं कि भाई साहब अगर जिसकी टीम की तरफ ये मार्कर रहेगा वो जीत जाएगा, जिसकी टीम की तरफ मार्कर रहेगा वो जीत जाएगा। मतलब एक टाइम होता है पर्टिकुलर, उस टाइम के बीच में इसको करना होता है, ठीक है। तो अब क्या बोला गया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे टग ऑफ वॉर को करते हैं, तो क्या ये लोग जीत पाएंगे? क्या टीम रेड और टीम ब्लू कभी जीत सकती है? सोचो भाई, सोचो जरा, इस पे दिमाग लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सोचो जरा। सोच लिया भाई? एक बात तो जानता हूं कि इस रस्सी सेम है, सिंस दिस स्ट्रिंग इज सेम और सेम रस्सी है, तो मैं बोलूंगा टेंशन हर एक पॉइंट पे इसका सेम रहेगा। तो भाई साहब जितना टेंशन यहां पे उतना टेंशन यहां पे, तो रस्सी के बेसिस पे तो नहीं बोल सकता हूं मैं। हां सर, यहां पे अगर मुझे एक रस्सी को पकड़ के खींचना है तो मैं ग्राउंड पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, रस्सी को पकड़ के खींचना है तो मैं क्या करता हूं, फोर्स लगाता हूं पीछे की तरफ, तो मैं अपने पैर से ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं अपने पैर से ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा हूं। तो ये भी क्या करेंगे, अपने पैर से ग्राउंड पे फोर्स लगाएंगे। तो क्या चाहते हैं कि भाई फ्रिक्शन होना चाहिए यहां पे, अगर जिसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा वही टीम जीतेगी। मान लीजिए रेड वाले का फ्रिक्शन ब्लू वाले से ज्यादा है, तो डेफिनेटली रेड वाली टीम जीतती है। अरे ऐसे ही होता है ना, हर एक टीम कैसी खड़ी होती है, ऐसे ऐसे पकड़ के खींचते हैं, और ऐसे खींचने में हम अपने पैर को आगे की तरफ स्लाइड करते हैं, हम अपने पैर को टिका के रखते हैं, है ना, जिससे कि वो आगे ना जाए। अब जब मैं अपने पैर को आगे करके रखता हूं तो फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ। तो रेड वाली टीम का ओवरऑल फ्रिक्शन पीछे की तरफ एफ डैश लग रहा है, ब्लू वाली टीम का ओवरऑल फ्रिक्शन पीछे की तरफ एफ लग रहा है, और अगर एफ डैश बड़ा है एफ से तो रेड टीम विल विन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज मैटर करती है, वो है इसकी यहां पे ग्रिप, क्योंकि जब आप रस्सी को पकड़ते हो तो भी वहां पे फ्रिक्शन की बात आ रही है। जब आप रस्सी को पकड़ते हो तो मेक श्योर वहां पे भी फ्रिक्शन है, तुम्हारे हाथों और रस्सी के बीच में भी रिलेटिव मोशन हो रहा है। जब तुम रस्सी को पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ और रस्सी के बीच में भी फ्रिक्शन आएगा, तो वो भी मैटर करता है। तो भाई ग्रिप और ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टग ऑफ वॉर में। तो ओवरऑल फ्रिक्शन यहां पे ग्रिप वाली भी मैटर करती है। तो अगर ग्रिपिंग में और ग्राउंड के साथ अगर जिस भी टीम का फ्रिक्शन ज्यादा होगा वो जीत जाएगी। मान लीजिए रेड वाली टीम का जो ओवरऑल फ्रिक्शन है ग्रिपिंग और ग्राउंड को मिला के वो एफ डैश है, ब्लू वाली टीम का जो ओवरऑल फ्रिक्शन है इंक्लूडिंग द ग्रिपिंग एंड द ग्राउंड के साथ में वो एफ है, तो रेड टीम जीत जाएगी। अब उन्होंने बोला ठीक है भाई ग्रिपिंग को अभी छोड़ दो साइड में, ग्रिप वगैरह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो मुझे बस इतना बताओ कि अगर ये सरफेस मैं फ्रिक्शनलेस बना दूं, इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, अगर सरफेस आपका फ्रिक्शनलेस हो जाए तो क्या होगा भाई? अगर सरफेस ही फ्रिक्शनलेस है तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन, तो फिर काहे का एफ डैश, काहे का एफ, सब कुछ जीरो है यहां पे। तो ऐसी कोई कहानी बनेगी क्या? बोलो फिर कौन सा एफ और कौन सा एफ डैश, सब जीरो है, तो कोई एफ डैश एफ से बड़ा नहीं होगा, कोई एफ एफ डैश से छोटा नहीं होगा, तो यहां पे कोई भी टीम नहीं जीतेगी। ठीक है, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो दोनों के फ्रिक्शनल फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, कोई भी टीम नहीं जीतेगी और ये बेचारे फिसल के गिर जाएंगे। इन पे फ्रिक्शन कहां लग रहा था? पीछे की तरफ, फोर्स आगे लगा रहे थे ना, अगर फ्रिक्शनलेस हो गया तो ये पीछे गिर जाएंगे यहां पे, और ये ऐसे पीछे गिर जाएंगे यहां पे। समझ के बात को? तो ये दोनों टीम क्या है, पीछे की तरफ गिर जाएगी, बिकॉज इनका अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ था, इनका अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ था। सिमिलरली इनका अप्लाइड फोर्स आगे था, इसका अप्लाइड फोर्स आगे था, और इसका भी अप्लाइड फोर्स आगे था। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, आगे की तरफ फोर्स लगा के रखे हुए थे इन्होंने। ठीक है, तो रस्सी खींचने के लिए आगे की तरफ फोर्स लगा रहे थे। तो भाई साहब अगर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये तो फिसल जाएंगे बेचारे, तो ये वाली टीम पीछे की तरफ गिर जाएगी, ये वाली टीम ऐसे पीछे की तरफ गिरेगी, तो यहां पे कोई भी टीम नहीं जीतेगी। समझ आई बात को?
तो भाई टग ऑफ वॉर ये गेम होता है जिसमें फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्सी सेम है, सेम रस्सी में टेंशन का वैल्यू सेम होगा, तो रस्सी के बेसिस पे कोई नहीं जीतेगा। जीतने वाली टीम जो भी जीतती है वो फ्रिक्शन के बेसिस पे जीतती है। बट यहां पे क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन है वो जीरो कर दिया। अब फ्रिक्शन ही जीरो कर दिया तो भाई रेड वाली टीम का भी फ्रिक्शन जीरो, ब्लू वाली टीम का भी फ्रिक्शन जीरो। जब दोनों की फ्रिक्शन जीरो है तो कौन सी टीम जीतेगी? कोई भी नहीं जीतेगा सर। तो कैन अ टग ऑफ वॉर बी एवर वॉन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस? तो बोला नो। फॉर टग ऑफ वॉर, in order to win, फ्रिक्शन इज नेसेसरी। अगर आपको गेम जीतनी है तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है ना? तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है मैंने गलत लिखी हो। ठीक है, सो ये वाली बात है भाई। तो फ्रिक्शन के बिना तो कुछ नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो कोई गेम भी नहीं है। फिर जल्दी जी नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको नोट कर लो भाई जल्दी से। और समझ आ रहा है तो बता देना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, देख लेंगे है ना, वहां पे क्लियर कर लेंगे इसको। फिर समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोलता है? Why does the tires have a better grip of the road while going on a level road than while going on an incline? भाई साहब बोला गया कि जो टायर्स होते हैं कार के, हॉरिजॉन्टल रोड पे काफी अच्छी ग्रिप होती है, लेकिन जैसे आप इंक्लाइन पे जाते हो तो देखते हो कभी कभी फिसल जाते टायर इंक्लाइन पे चढ़ते वक्त। तुमने देखा होगा ना कि इंक्लाइन पे जाते जाते गाड़ी प्रॉपर्ली चढ़ नहीं पाती है, टायर घूमते रहते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल रोड पे ऐसा नहीं होता है ना? हॉरिजॉन्टल रोड पे मस्त गाड़ी चलती है। इंक्लाइन पे जाते जाते जो ग्रिपिंग है गाड़ी की टायर्स की रोड के साथ, वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? सोचो जरा, फिर बताओ। सोच लिया? ओके, मैं बताऊं क्या? चलो भाई आ जाओ, पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इसको। सो ये रहा हमारा वो टायर। अरे ब्लैक कलर के टायर बनाएंगे हम लोग। सो दीज आर द टायर्स ऑफ अ कार। ये हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोड हो गई। और एक बना लेता हूं मैं इंक्लाइन रोड। पहले गाड़ी भी बना लो साथ में। ठीक है, चलिए भाई। तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल रोड की बात करूं तो वहां पे काफी अच्छी ग्रिपिंग मिल जाती है हम लोगों को। बट अगर यही बात हम किसी इंक्लाइन की करें तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। क्यों भाई? ऐसा क्यों? आओ देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर मैं किसी इंक्लाइन पे चला जाऊं तो यहां पे मुझे ऐसी बातें नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है वो बताना है। ठीक है, सो एक गाड़ी यहां पे जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, एक गाड़ी जो आपकी आगे की तरफ जा रही है। इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, इसका ये है। दोनों गाड़ियों का मास m है, ये m मास की गाड़ी है तो ये भी हमारी m मास की गाड़ी है। ठीक है, बोला गया कि यार जब हॉरिजॉन्टल रोड पे चलते हैं तो मस्त ग्रिपिंग मिलती है, लेकिन जैसे ही इंक्लाइन प्लेन पे जाते हैं तो ग्रिपिंग में दिक्कत आती है। क्यों? आओ मैं बताता हूं भाई। गाड़ी के चलने का रीजन तुम्हें पता है, फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, mg लगता है नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर नॉर्मल, कार के ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा n, दैट विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, यहां पे आओ, यहां पे भी हम देखेंगे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, एक लगेगा पीछे की तरफ विच इज योर mg साइन थीटा, एक लगेगा नीचे की तरफ विच इज योर mg कॉस थीटा, और ये लगेगा नॉर्मल। ठीक है, चलिए भाई। तो यहां पे तो n बराबर mg था, लेकिन यहां पे n बराबर आपका mg कॉस थीटा बन जाएगा। यहां पे जब आप फ्रिक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो आपने लिखा म्यू इंटू एन, तो बना म्यू mg।
यहां पे जब आप फ्रिक्शन को डिफाइन करने लगे तो आपने लिखा फ्रिक्शन एफ डैश इक्वल्स टू म्यू इंटू एन डैश, ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन एफ डैश मान लेता हूं, सो इट कम्स आउट बी म्यू एम जी कॉस थीटा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये है एफ डैश, ये है एफ, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? कॉस थीटा वाला है या फिर एम जी वाला? सर वहां पे म्यू एम जी कॉस थीटा है, थीटा का जो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 से लेके 0 के बीच में कुछ वैल्यूज देगा वो, है ना? तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी। 1 कब होगी? 1 कभी नहीं हो सकती। यहां पे कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1 तभी होगा जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो थीटा 0 होते ही तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, थीटा 0 होते ही तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जो वैल्यू है होगी एफ डैश की वो म्यू एम जी से छोटी ही हो जाएगी। सोच के देखो, जो एफ डैश का वैल्यू है वो म्यू एम जी से कम होगा, बिकॉज कॉस थीटा का वैल्यू 1 से कम है। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 से कम होगा तो म्यू एम जी से तो कम ही वैल्यू मिलेगी हमें। लेकिन यहां पे देखो एफ की वैल्यू म्यू एम जी मिल रही है, वो एफ डैश म्यू एम जी से छोटा है, ये एफ म्यू एम जी के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं दैट एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्या बोले भाई कि यार हॉरिजॉन्टल जो इंक्लाइन प्लेन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो वीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स on inclined plane is weak as compared to frictional force on horizontal road. Frictional force ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में इंक्लाइन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वीक है, इसलिए यहां पे बेटर ग्रिप मिलता है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना बेटर ग्रिपिंग मिलती है हम लोगों को, इसलिए यहां पे बेटर ग्रिप मिलता है। बट यहां पे हमें ग्रिप उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो बेटर ग्रिप हमें हॉरिजॉन्टल लेवल पे मिलती है, लेकिन इंक्लाइन पे हमें इतनी बेटर ग्रिप नहीं मिलती, बिकॉज इंक्लाइन के केस में जो फ्रिक्शन लगता है गाड़ी के ऊपर वो वीक होता है एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को क्या चल रही कहानी? पक्का ना? नोट कर लिया भाई नोट? ओके चलिए भाई, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, आओ देखें। Well, according to the question number 10, it is said that you are standing with your bag in your hand on the ice in the middle of a pond. The ice is so slippery that it can offer no friction. How can you come out of the ice? भाई तुम्हारे हाथ में है बैग, तुम खड़े हो यहां पे बर्फ के ऊपर, अब तुम चलोगे तो फिसल के गिर जाओगे आगे, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पे नेग्लिजिबल है। द आइस इज सो स्लिपरी दैट इट कैन ऑफर नो फ्रिक्शन। अब तुम चल तो सकते नहीं हो, बिकॉज तुम्हारे चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम चल नहीं सकते हो। तो यहां पे भी यही बात हुई कि भाई साहब आइस बहुत स्लिपरी है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो तुम चल भी नहीं सकते हो। तो जरा बताओ तुम बाहर कैसे आओगे? सोचो जरा, बाहर कैसे आ पाओगे तुम लोग? सोचा कुछ? अरे कैसे आओगे? तो भाई ये रहे तुम बेचारे बच्चे, डरे हुए सहमे हुए से मासूम से, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है? तुम्हारे पास सिर्फ एक बैग है तुम्हारा, है ना, ये जो भी तुम्हारा बैग पैक है, ठीक है, और ये तुम हो। अब यहां तुम खड़े हो आइस पे, यहां पे फ्रिक्शन 0 है, कैसे बाहर आओगे? तुम्हारे हाथ में पड़ा है तुम्हारा बैग, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा बैग है, ये बैग तुम्हारा, ठीक है।
अब ये तुम खड़े हो आइस पे कोई फ्रिक्शन ऑफर कर ही नहीं रहा, फ्रिक्शन जीरो, कैसे बाहर आओगे? चल के आओगे ना? हाँ सर बिल्कुल, हम चलेंगे, चल के हम ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया तो रिलेटिव मोशन हो गया और हम ऐसे धड़ाम से गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, जैसे हम चले, हमने यहां पे ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाया और हमारे पैर और इसके सरफेस के बीच में हो गया रिलेटिव मोशन, जिसकी कारण हम फिसल के गिर गए आगे। हम तो भूल ही गए थे फ्रिक्शन जीरो है। अब कैसे निकलोगे फिर? तो बाहर निकल रहा है ना सर। चलो न्यूटन अंकल को याद करते हैं। हमने याद किया न्यूटन अंकल को, न्यूटन अंकल आए, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, बोला भाई साहब अपने बैग को फेंक दो आगे। न्यूटन अंकल आए, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, बोला अपना बैग आगे फेंक दो। जैसे हमने बैग आगे फेंका तो हमने बैग के ऊपर फोर्स लगाया F, तो बदले में बैग ने भी हम पे फोर्स लगाया F, जिसके कारण हम पीछे आ गए और हम बाहर निकल गए। समझे बात को? यहां से तुम्हें बाहर निकलना है, तुम्हारे हाथ में बैग है, तुम चल नहीं सकते हो क्योंकि तुम चलोगे तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तुम गिर जाओगे। फिर ऐसे केस में क्या करें? तो सर हमने दिमाग लगाया, हमारे पास बैग है ना, लो ये बैग फेंका। जैसे बैग फेंकोगे तो एक फोर्स आगे लगेगा और जैसे तुमने एक फोर्स आगे लगाया, तुम पे एक फोर्स बैग ने लगाया, तुम हो जाओगे पीछे, तुम फिसल के पीछे आ जाओगे और ये बर्फ से तुम बाहर निकल जाओगे। तुम फिसल के पीछे आ जाओगे और तुम बर्फ से बाहर निकल जाओगे। समझे बात को? तो क्या बोलोगे कि हम क्या करेंगे सर? बैग को सामने की तरफ फेंक देंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही हमने बैग को आगे फेंका, बैग ने हमको पीछे फेंका और हम बर्फ से बाहर आ गए। तो हम चले क्या? नहीं चले। सो बाय थ्रोइंग द बैग, बाय थ्रोइंग बैग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आगे की तरफ या जहां पे भी तुम्हें बैग फेंकना है, जिस डायरेक्शन जाना है उसके, जिस डायरेक्शन में तुम जाना चाहते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैग को फेंक देना। जैसे कि तुम्हें पीछे जाना है तो बैग आगे फेंक देना, तुम्हें इस साइड जाना है तो बैग को पीछे की तरफ फेंक देना। ठीक है, बैग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, we experience a force in backward direction according to force in backward direction। क्योंकि जैसे मैं आगे की तरफ बैग को फेंकूंगा तो मैं एक बैग को फोर्स लगाऊंगा आगे की तरफ, बैग के ऊपर फोर्स लगेगा आगे की तरफ, तो मुझे एक फोर्स फील होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो था, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से आपके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से आप स्लाइड होके बाहर आ जाएंगे। अब आप स्लाइड हो गए तो कोई फ्रिक्शन तो है नहीं जो आपको रोकेगा। अगर आप स्लाइड होते हो पीछे की तरफ अगर आप स्लाइड भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। सर हम ग्राउंड पे खड़े होके जब एक काम करते हैं तो हम पीछे स्लाइड क्यों नहीं होते? तो देखो भाई, अगर यही काम तुम ग्राउंड पे खड़े होके, रोड के ऊपर जमीन पे खड़े होके ये काम करोगे तो क्या होगा? तुमने बैग आगे फेंका, तुम पे फोर्स लगा, तुम पे पीछे की तरफ फोर्स लगा, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन भी आता था। अगर सरफेस रफ होती तो एक फ्रिक्शन आता जो तुम्हें आगे की तरफ फील होता। ठीक है, तो जब ये काम आप नॉर्मल सड़क पे खड़े होके करोगे तो बैग आगे फेंक दोगे, तुम पे भी फोर्स लगेगा लेकिन तुम्हारे पैरों में फ्रिक्शन लग रहा है इस वक्त जो तुम्हें पीछे जाने से रोक देगा। तो जब तुम सड़क पे खड़े होके ये काम करोगे तो तुम पीछे नहीं जाओगे, लेकिन आइस पे ये काम पॉसिबल है बिकॉज आइस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो रिलेटिव मोशन होगा और ये रिलेटिव मोशन क्या करेगा? आपको पीछे की तरफ ले जाएगा। मतलब समझ लो, ठीक है। तो कैसे बाहर निकलोगे? बाय थ्रोइंग द बैग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ और हम बर्फ से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा तुम लोगों को। आया ना? पक्का समझ में? सच बोल रहे हो ना? नोट कर लो इसको, फिर कर लिया नोट? पक्का ना? बढ़े आगे? ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमसे कहता है व्हेन टू सर्फेसेस आर पॉलिश्ड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन देम डिक्रीजेस। ठीक है, हाँ जानते हैं बात तो, लेकिन अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट को इंक्रीज कर दे एंड बिकम वेरी लार्ज इफ द सर्फेसेस आर मेड हाईली स्मूथ। लेकिन क्या होता है अगर सर्फेसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया जाए, हाईली स्मूथ कर दिया जाए, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। मतलब
अगर दो सरफेसेस हैं और उनको पॉलिश कर दिया जाए तो इनके बीच का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कम हो जाता है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया जाए, बहुत ज्यादा इनके ऊपर पॉलिशिंग की जाए तो वो जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इफ द सर्फेसेस आर मेड हाईली स्मूथ, when two surfaces are polished the friction coefficient between them decreases, हाँ जानते हैं, लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीज होता है और बहुत ज्यादा हो जाता है अगर सरफेसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया जाए तो। क्यों? सोचो जरा, क्यों होता है ऐसा? सोचो, सोच लिया? ओके, क्यों हुआ? क्योंकि सर देखो, जब हमने सरफेस को किया पॉलिश तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था इंटरलॉकिंग का वो ये कहता था कि जहां जहां पे ये कांटेक्ट में आ रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं। जहां जहां पे ये कांटेक्ट में आ रहे हैं वहां वहां क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ दोज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि भाई सरफेस को कर दो स्मूथ। सरफेस को स्मूथ करने से क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि अब ये पास पास नहीं आएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना पहले के टाइम पे था। ठीक है, अभी देखो पहले क्या हो रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे लग रहे थे, देखो ये मॉलिक्यूल से पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो क्या थी, पहले सरफेस में थी इररेगुलरिटीज, पहले सरफेस में थी इररेगुलरिटीज, तो कुछ पॉइंट पे दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में भी आ जाते थे। तो पहले सरफेस इररेगुलर थी, तो इररेगुलर होने की वजह से क्या हो रहा था कि दो पॉइंट्स यहां पे पास पास आते थे और जहां पे पॉइंट्स पास पास आएंगे वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आपने सरफेस को स्मूथ किया तो ये सरफेस आपकी बन गई रेगुलर। रेगुलर सरफेस होने की वजह से यहां पे एक फिक्स डिस्टेंस हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड नाउ इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं जितना पहले था। इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं जितना पहले था। पहले तो बिल्कुल पास में आ गए थे ये लोग सर, अब तो चलो फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस तो है, तो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम जरूर होती है, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर आपको इसको एक्सेस स्मूथ कर दो, बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दो, फिर क्या होगा, तो जब आप इसको बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना देते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिश कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ बना देते हैं, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि स्मूथ बनाने का तरीका क्या है, बहुत ज्यादा उसको घिसेंगे घिसेंगे घिसेंगे, ये तो होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ बनाना है तो आप उसको क्या पॉलिश करते हो, बहुत ज्यादा पॉलिश करते हो। जब आप इसको एक्सेस पॉलिश कर देते हो तो उस केस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना ये बाहर आ जाते हैं। बाहर इन द सेंस मतलब तुम समझ रहे हो ना, फील वाली बात है सारी। अब आपने दो सरफेसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया तो यहां पे इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा स्मूथ करने से क्या होता है कि आप इतना घिस रहे हो उसको, इतना ज्यादा आपने इसको पॉलिश कर दिया है कि बिल्कुल एकदम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर एकदम सरफेस पे आ जाते हैं। एंड इन दैट केस आई मस्ट से कि यार क्या हो रहा है, अब मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन फिर से डिक्रीज हो जाता है। तो अब जो सरफेसेस को पास में रखोगे तो उस केस में क्या होगी, आपने बहुत ज्यादा पॉलिशिंग की है तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। एंड इन दैट केस आई मस्ट से कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो पहले बन रहा था थोड़ा वीक, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि अब इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। तो यहां पे थोड़ा स्ट्रांग वाले बन रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपने पॉलिश किया, पॉलिश करने से ये बने थोड़ा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो गया। आपने और ज्यादा पॉलिश किया, पहले आपने पॉलिश किया फिर आपने इसको और ज्यादा पॉलिश किया, तो ये फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट वाला केस बन जाता है। ठीक है, तो वो वाली बात है कि पहले क्या था, इररेगुलर सरफेस था, मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, यानी कि यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो पहले स्ट्रांग फोर्स था, फिर आपने बोला ठीक है भाई हम पॉलिश कर देते हैं, हमने पॉलिश किया, पॉलिश करने से क्या हुआ, एक रेगुलर सरफेस बन गई और अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो एक फिक्स्ड हो गया है, तो इतना ज्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा था। जब आप इसको बहुत ज्यादा ही पॉलिश कर देते हो तो ये जो गैप है ना ये कम हो जाता है, फिर ये गैप कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं उस केस में दो सरफेसेस के। और जब दो सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास में आ जाते थे तो कहो पहले तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स पास आ रहे थे, समझ लो ना, पहले तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स ही पास आ रहे थे, अब जब आपने इसको बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया है तो ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इस केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की कहानी पूरी यहां पे फ्रिक्शन से रिलेटेड है।
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन, जितना वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना वीक यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और जितना स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई साहब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलिश करते हो तो उसका फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन अगर आपने उसको बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया, हाईली पॉलिश कर दिया आपने, बहुत ही एकदम बिल्कुल स्मूथ कर दिया सरफेस को, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं दो सरफेसेस के, एंड इन दैट केस वो क्या होगा, यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा दो सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, और उस केस में फ्रिक्शन यहां पे सबसे ज्यादा होगी। समझते हो ना बात को? पक्का? तो ज्यादा पॉलिश करने से क्या होगा, यहां पे इनके बीच का जो एक डिस्टेंस है, ये जो गैप है वो बढ़ जाएगा। फिर ज्यादा पॉलिश कर दोगे, ज्यादा यहां पे स्मूथ कर दोगे, तो इनके बीच का जो गैप है ये फिलअप हो जाता है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं। बहुत पास आने की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स यही लगता है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स भी यही लगेगा। So well, this is all about the part of class question number 11th। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, कर लिया नोट? समझ गए ना क्या हो रहा है? तो भाई पहले वाली पार्ट किया था कि इरेगुलर सरफेसेस थी, कुछ पॉइंट्स पे ये पास पास आ रहे थे, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बना रहे थे। हमने बोला ठीक है भाई रेगुलर सरफेस कर दो, स्मूथ कर दिया हमने, रेगुलर सरफेस बना दिया, गैप आ गया बेचारों के बीच में, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी इनके बीच में, तो यहां पे फ्रिक्शन वीक हो जाता है। फिर आपने हद ही कर दी, बोला भाई ठीक है और ज्यादा स्मूथ कर दो, और ज्यादा स्मूथ करने से बेचारे वो बाहर आ गए और अब खतरनाक वाले कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले जो गैप था ना आपने बहुत ज्यादा स्मूथ किया, बहुत ज्यादा स्मूथ करने की वजह से आगे की तरफ आ जाते हैं, ये पास पास और पास पास आ गए, पास पास आ गए, तो लो भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे, तो ज्यादा स्मूथ करने पे भी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मानोगे नहीं बट ऐसा होता है। ठीक है, सो वेल दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं इस पार्ट को। क्लियर है ना अभी तक के सारे क्वेश्चंस? वैसे तो कोई डाउट तो नहीं है ना किसी क्वेश्चन में? वैसे कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और पार्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करो, बिकॉज वो लास्ट में जाके काम आएगा। अभी तुम्हें लगेगा किसी काम के नहीं है, फालतू में चल रही है कहानी, बट लास्ट मोमेंट पे जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम रिवीजन करोगे, यहाँ पे ये चीजें बहुत काम आएगी। कहाँ ढूंढते फिरोगे? वैसे ढूंढोगे तो ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये सारी वीडियोस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर आप वेबसाइट पे ज्वाइन करते हो आके, तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, वीडियो को बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। आप सीधा वेबसाइट पे आओ, यहां पे हमने हर एक वीडियो को अरेंज करके रखा है, एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के रखे हर चीजों का, सो दैट आपको बहुत ज्यादा टाइम बचता है आके। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है, बहुत टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्स्ट्रा वाली उसमें। सो डेफिनेटली बेस्ट है कि अगर आप वेबसाइट पे आके वीडियो देखो दोबारा से, तो ठीक है। वेल अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम्हें लगता है कि यूट्यूब को कंटिन्यू करना है, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो हम यहां प्रोवाइड करेंगे। सो उन सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, एंड यस वन मोर थिंग, सेशन को शेयर करो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट उनको भी वो बेनिफिट मिल सके जो आप लोगों को मिल रहे हैं, राइट? और अगर फिजिक्स का फील आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो यार लाइक तो बनता है ना, फिर तो फटाफट से सेशन को लाइक भी कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी की बातें हम करेंगे हमारे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।